Hi everyone, this is Amrit Tiwari and you are watching Amrit Proj। बच्चों आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप अनसॉल्व उठा के देखो बच्चों, हर साल लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। और इसके बाद आने वाले वीडियोस में बच्चों मैं कुछ बेहतरीन सा चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर बोर्ड की क्वेश्चंस है उसको लूंगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं, कोई फर्दर बकवास बिना किए, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज का जो मैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन सबसे पहला एप्लीकेशन आपको कराने जा रहा हूं ना, ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स पे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये बोल दूं कि ये जो वीडियो है जो ये पहला एप्लीकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। और तो इसके साथ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं गॉस लॉ का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट चार्ज के थ्रू, ठीक है ना। तो जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज मान लेता हूं Q, और यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, तो बच्चों गॉस लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस मानना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो है बच्चों एक स्फेयर, ठीक है। हमने एक स्फेयर बना लिया इसे, ठीक। अब हमारे मन में बच्चों देखो, ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, इसका सेंटर में चेंज कर देता हूं। बच्चों मान लो, एक सेकेंड, ये हमारा वो पॉइंट चार्ज हो गया Q, और हमको कहीं इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, और थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है और हैंडराइटिंग भी, तो आप मैनेज करना। देखो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे आपको चाहिए था एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जो कि स्फेरिकल है, और जिसका सेंटर से ये रेडियस होने वाला है R, सेंटर से उस पॉइंट की जो दूरी है वो है R, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, आप ना यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों कंसीडर किए हो, आप कुछ भी ले सकते थे। मैं बोलूंगा, अगर मान लो कि मैं बोलूं कि बच्चा ये सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है, तब अगेन क्वेश्चन हो सकता था कि बच्चे सर आप एक बात बताओ, आप सिलेंड्रिकल ले लेते, ठीक है, या फिर कुछ और ले सकते थे, स्फेरिकल ही क्यों। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो हमने आपको बच्चों प्रीवियस वाले लेक्चर में गॉसियन सरफेस जब कंसीडर कर रहे थे तो आपको कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है। वो रूल क्या कहता था, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक। अब सिमेट्रिक किस रिस्पेक्ट में होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। मतलब कि देखो यहां से ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तब भी जो भी मान लो कि लेटर से दैट इसकी मैग्नीट्यूड E आ रही है, उसी तरह से यहां इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे कहीं भी तुम कैलकुलेट करोगे ना, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक। अच्छा, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। साथ में एक और चीज के बच्चों रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होना चाहिए, दैट इज थीटा। अब ये क्या है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो कि इसके रिस्पेक्ट पे कैसा सिमेट्रिक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो रेडियली आउटवर्ड होती है और इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लूंगा तो इसका भी क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है, जैसे मान लो कि एक मुझे यहाँ पे एक फुटबॉल दिख नहीं रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक फुटबॉल है, तो उसका अगर मैं एरिया वेक्टर लूं तो वो परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा ना।
तो यहाँ पे भी देखो कि जो यहाँ से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर और इसकी भी डायरेक्शन इधर ही, तो ये दोनों के दोनों आपस में फिर से क्या हो गए, सिमेट्रिक, दैट इज थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। समझ पाए? तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और हर जगह बच्चे सिमेट्रिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ही चूज करेंगे। ठीक है, यही हम लॉजिक बच्चों हर एप्लीकेशन में क्या बोलते हैं, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा टफ काम होता है ना, अगर गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस चूज करना। ठीक, तो पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ऑलवेज कोई भी एप्लीकेशन कोई भी क्वेश्चन करोगे तो एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस चूज कैसे करें। ठीक, चलो ये हमने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट। चलो तो देखिए, इससे पहले मैं यहां पे लिख दूं, ये क्या है आपका सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब भी थोड़ा मैं इरेज कर दूं अभी के लिए। ठीक है, अभी हम इसको बना लेंगे फिर से, ठीक, और ये क्लोज भी है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहला क्या काम किए, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किए, तो अगर एग्जाम में आता भी है ना तो आप क्या करोगे, तो लिखोगे सॉल्यूशन में, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, चलिए देखिए, हमने लिख लिया कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलो फटाफट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है हम लिखेंगे, और सबसे पहले आपका क्यू निकाल लो, है ना। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना है बच्चे, क्यू इनक्लोज्ड ये क्यू के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्यू मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, गॉस लॉ क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले मैं एलएचएस को कैलकुलेट करूंगा, फिर आरएचएस के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो एलएचएस के लिए हम क्या करें, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस वेक्टर को हम बच्चे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कॉस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंस होगा बच्चों की, ये कॉस थीटा की एंगल फाइंड करना। तो जरा ध्यान दो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कि इस डायरेक्शन में निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रेडियली आउटवर्ड है तो इस डायरेक्शन में आएगी, हर जगह से सेम ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, साथ में बच्चों कि ये जो हमारा एरिया वेक्टर हम चूज कर रहे हैं, एक छोटा सा डीएस एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, ये क्या है आपका एक एरिया वेक्टर है, डीएस एलिमेंट ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, ये डीएस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो देखो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, सॉरी इस डीएस एलिमेंट के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में इसी डायरेक्शन में है तो एंगल थीटा कितना बना भाई, 0 डिग्री बना ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई डॉट डीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जरा ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पॉइंट पे हर जगह सेम है ना, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन है डीएस का,
ठीक है, और ये कॉस की थीटा की वैल्यू 1 हो गई, खत्म। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करें, तो एक स्फीयर का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया LHS। अभी देखो, चलो इसको इक्वेशन नंबर हम बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो चलो, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2 कॉमा वी गेट, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो आप जानते हो कि ये हो गया E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज की वैल्यू, क्यू इंक्लोज की बच्चों वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों E हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बच्चों E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला आता था क्या? ठीक है, तो देखो इससे अगेन आपका प्रूफ होता है कि गॉस लॉ कितना इजीली कैलकुलेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को। ठीक है, सो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे ये सब इरेज करना होगा, तो मैं इरेज करता हूं। तो बच्चों चलो अब हम अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो अपना सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, देखिए हम इस वाले एप्लीकेशन में बच्चों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने एक पॉइंट पे बात करी थी, अब पॉइंट के बाद एक वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक वायर मान लेते हैं ऐसा कुछ। देखो ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है, ठीक है, और लगभग हर साल पूछा जाता है, सो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लॉन्ग है इसलिए मैं ऐसे एक लॉन्ग बना लेता हूं। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करके भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, मान लो कि बच्चों ये हमारा एक लॉन्ग वायर है। ठीक है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, दोनों की बात बराबर। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग वायर है और इससे आपको इस पॉइंट P पे क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि कितना होगा। सो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस को चूज करना। ठीक है, तो क्या करें भाई, गॉसियन सरफेस कैसा बनाए? चलो ध्यान दो, यहां पे हम क्या करते हैं, एक मान लो कि क्या हम एक स्फेरिकल बना सकते हैं क्या, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो क्या हमारा काम चल जाएगा? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ले जिसकी रेडियस r हो जाए, बताओ क्या हमारा काम चल जाएगा? आंसर है नहीं। कैसे? देखो हम यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, रीजन समझो। देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कुछ आएगी E। ठीक है, लेकिन बच्चों जरा देखो कि यहां से मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है, इस पॉइंट की बात करूं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे वेरी करेगी। तो ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक ही नहीं है, समझ पाए? सिमेट्रिक ही नहीं है, तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। सो जो हम करना चाहते थे वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फायदा क्या है भाई, तो इसके लिए हम ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसा इस गॉसियन सरफेस चूज किया जाए, कैसा गॉसियन सरफेस चूज किया जाए? तो चलो देखो, हम यहां पे बच्चों एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करने वाले हैं।
ठीक है, मैं आपको अभी रीजन भी बताऊंगा कि सिलेंड्रिकल ही क्यों चूज करें। तो चलो देखो, मान लेते हैं बच्चों कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जिसकी रेडियस है आर। ठीक है, एक रेडियस आर है ना, वो इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, और ये भी इधर वाली भी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, और ये आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दिया। ठीक, ये आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दिया। चल ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं बच्चों कि यहां से देखो इस पॉइंट पे, तब भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। मैं यहां से इस पॉइंट की बात करूं तब भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखो, इससे वो पूरी वाली लाइन कहानी आप लिख लोगे कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू कंसीडर अ cylindrical Gaussian surface of length L and radius R। ठीक है, सो ये बकवास वाली लाइन आप लिख लेना और इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। तो ध्यान दो, ये हम एक लेंथ ले लेते हैं इस सिलेंडर का L। ठीक, रेडियस आपको मिला ही हुआ है R, और इस पॉइंट पे क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों की सबसे पहली जो हमारी नीड होगी ना, इसके अंदर कितना चार्ज है भाई, क्योंकि अगर मैं देखूं तो गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज्ड कितना होगा, ये तो लीनियर चार्ज है, वो भी इनफाइनाइटली है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें भाई, तो चलो देखो, इसके लिए भी एक रास्ता है। हम क्या करते हैं ना, इसके लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखो, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं लैम्डा है। तो जरा ध्यान दो कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर चार्ज इन अ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक यूनिट एरिया में कितने चार्ज आ रहे हैं उसी को हमने क्या मान लिया है, लैम्डा। ठीक है, आप पढ़ करके आ रहे हो ऑलरेडी ये सब बातें। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह से बच्चों कि दिस इंप्लाइज दैट चार्ज इन एल लेंथ कितना होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, वो एल लेंथ का है। एल लेंथ में कितना हो जाएगा भाई, एल लेंथ के लिए कितना होगा, एल इंटू लैम्डा। ठीक है भाई, एक यूनिट एरिया में इसका लैम्डा है ना, यूनिट एरिया में, जैसे मान लो ये एक यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया में लैम्डा है, तो इतने में कितना होगा, एल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, एल लैम्डा हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों क्यू इनक्लोज्ड कितना आया, क्यू इनक्लोज्ड कितना आया, एल लैम्डा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे बच्चे कि ये LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड बना लेता हूं। ठीक है, सो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम cos थीटा कैलकुलेट करें। तो जरा ध्यान देना कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां से निकल रही होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों, वो इस पॉइंट पे भी आपकी ई रहने वाली है ना, इधर मान लो ई, इस पॉइंट पे भी ई रहेगी, इस पॉइंट पे भी ई रहेगी, इधर आएगा तब भी ई रहेगी। मतलब ये अगर हमारा एक वो सिलेंड्रिकल सरफेस है
तो इस कर्व सरफेस पे हमेशा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी। टॉप की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर ई रहेगी, ठीक है। बॉटम की भी बात करें बच्चों तो ई रहेगी, इस साइड भी होगा, है ना, ऐसा नहीं कि इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हर चारों तरफ से होगा। मैं इससे इधर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, इतनी बात समझ में। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं ये एरिया वेक्टर चूज करता हूँ, ये डीएस एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे एक डीएस एलिमेंट लिया, तो इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो दोनों की डीएस वेक्टर की मतलब एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे 0 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला हमारा फर्स्ट कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूं तो देखो ऐसे टॉप पे ना बच्चों, टॉप पे देखो इधर टॉप पे, तो इधर अगर मैं यहाँ पे एक एरिया वेक्टर चूज करूं, ठीक है, ये वाला, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा इधर एरिया वेक्टर। भाई एरिया वेक्टर अगर तुमने इधर चूज किया है, ये देखो ऐसा ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस डायरेक्शन में, ठीक। सेम बच्चों यहाँ पे भी अगर आप एक एरिया वेक्टर चूज करोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आ रही है 0, यहाँ पे कितना आएगा भाई 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो देखो अब हमको तीन पॉइंट से क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में तोड़ दे क्या, तो हम ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, देखो ये एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए एक कर्व के लिए, ठीक है, चारों तरफ से आ जाएगी, और फिर हमको जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये टॉप के लिए, ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रेशन हटा देते हैं, चलो, प्लस यहां पे हो जाएगा बॉटम के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, बॉटम के लिए ले लेते हैं, तो क्या आएगा ई ds cos थीटा, ठीक है, प्लस बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ले लेते हैं ई ds cos थीटा, और ये किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए, ठीक। तो जरा ध्यान दो, इसकी अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो cos थीटा टॉप के लिए ये 90 हो गया, क्या भाई टॉप वाला सरफेस ये है ना, तो ये 90 हो गया थीटा, और cos थीटा 90 की वैल्यू होती है क्या 0, तो ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। बॉटम वाले में भी बात करूं मैं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90, 0 खत्म, बचता है क्या सिर्फ कर्व। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहा लिखूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो ई ds आया। साथ में जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहने वाली है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए ds का, तो बताओ क्या आंसर आएगा भाई, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr, ठीक है। तो ये हो गया आपका E मल्टीप्लाई बाई 2πr इंटू लेंथ l, ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम बना रहे कितना, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब मैं कहां पे सॉल्व करूं इसके लिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करता हूं, है ना। चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये यूनिट चार्ज लेंथ में आपका कितना आ रहा था लैम्डा, ठीक है। मैं यहां से लिख ले रहा हूं, इतना एरिया पर्याप्त है मेरे लिए। तो बच्चों जरा देखो यहाँ पे आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना आ रहा है E इंटू 2πr l,
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड कितना था जी, एल लैम्डा ना, एल लैम्डा। चलो तो ई की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दे क्या, तो ये हो गया आपका ई इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या आपका ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और देखो एक और चीज छूट रही है हमारी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी साथ में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। चलो तो ये आपका वैल्यू हो गया बच्चे ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। देखो यहां तक भी कई बार बोर्ड्स में पूछा हुआ है, और थोड़ा सा इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूं। यहां पे देखो ई इक्वल टू, अब देखो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 2/2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं कि देखो 1 अपॉन ऐसे ले लेना, इसकी वैल्यू अगर हम बात कर ले तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जिसकी जगह पे के लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा अपॉन आर। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 9 टू जा 18, तो हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 9 लैम्डा आर। तो कई बार हमारे एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि प्रूफ करके दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 18 इंटू 10 पावर 9 लैम्डा आर आता है, ठीक है। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया तो चलो बच्चों अब हम अपने अगले और लास्ट इस साल के ना मतलब 2023 में सिलेबस में बस एक आखिरी एप्लीकेशन है तो हम उसको करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो फटाफट इरेज करते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ फिर से प्रोसीड करते हैं। तो देखो ये थर्ड एंड लास्ट है 2023 को लेकर के, इसमें कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। लॉन्ग चार्ज सीट के थ्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर मान ले कि आपके पास एक बहुत ही लंबा सा है ना, ऐसे एक यहां पे नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी मुझे। देखो हम यहां पे ना एक लॉन्ग चार्ज सीट के थ्रू एक लॉन्ग चार्ज सीट है, ठीक है, जिसपे जो चार्जेस है बच्चे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बच्चों इसके थ्रू ना मैं किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो कि इधर ही किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला वही काम, गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए। तो देखो मैं यहां पे ना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, ठीक है, जो कुछ ऐसा होगा। चलो ये एक सिमेट्रिक हमने सिलेंडर बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, जिसकी बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं सीधा ए मान लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीधा ए मान लेते हैं हम इसमें, क्योंकि हमको रेडियस वगैरह की ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं और साफ करते हैं, ठीक है। तो इस देखो बच्चों इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। तो फटाफट देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक। ये क्या है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है आपका एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सरफेस है, ठीक। चलिए
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए माना हुआ है मैंने। तो फिर से वही पूरी लाइन आप लिखोगे कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज शीट, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग भी लिख देता है कई बार, है ना। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन लेट अस कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद अब मेरा पहला काम होगा कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो देखो ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज शीट है, ये एक सरफेस है ना, सरफेस जैसे कि मान लो कि मैं क्या दिखाऊं, एक पेज देखो, ठीक है ना। मान लो कि एक पेज होता है, ये ही मेरा एरिया मान लो, तो इसमें तो थोड़ी थिकनेस है ना हाथों की, लेकिन वो एकदम प्लेन चार्ज शीट होगा और सिर्फ सपोज दैट ना कि एक पेज, ठीक है, पेज की बहुत पतली वाली लेयर सिर्फ एक स्लाइड जिसपे एक ही तरफ सिर्फ चार्जेस है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया में कुछ चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे अगर कंसीडर करूं तब भी सेम चार्जेस आए और यहाँ पे मैं कंसीडर करूं तब भी सेम चार्जेस आए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है बच्चे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मान लेते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो इन चीजों को, ठीक है। खैर फर्दर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमने सिग्मा मान लिया बच्चों, तो हमारा जो चार्ज होगा हम लिख सकते हैं देयरफॉर चार्ज इन यूनिट एरिया कितना आ जाएगा, यूनिट एरिया। अब जरा ध्यान देना हमारा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पे हम क्या करते, यूनिट एरिया नहीं यूनिट लेंथ लिख रहे थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे अब ये 2D हो चुका है, तो आपका क्या होगा, एरिया आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे, सिग्मा, क्योंकि हमने माना हुआ है भाई कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, ठीक है। इसलिए बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट चार्ज इन एरिया ए, ठीक है। ए एरिया में देखो इसके अंदर कितने इंक्लोज होंगे, तो सिग्मा इंटू ए आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, ये मैं रेज करता हूं, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस था ना, तो जितना हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से कुछ तो एरिया चार्जेस इंक्लोज हुए होंगे, तो जितने इंक्लोज हुए हैं उसको हमने मान लिया सिग्मा इंटू ए, बस सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों दिस इंप्लाइज दैट क्यू इंक्लोज्ड कितना है आपका, सिग्मा ए। इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। हमेशा से देखो तीनों एप्लीकेशन में हम सेम चीज करते आ रहे हैं, है ना, तो अब तो आपको ये रट जानी चाहिए। चलो तो हमको क्यू इंक्लोज्ड मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है बच्चे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इंक्लोज्ड मिल चुका है हमको, पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आगे उठा करके क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड बनाइए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। अब जरा देखो ये इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड होने वाला है, फिर से जरा ध्यान दो। ये एक हमारा कर्व सरफेस हुआ, ये हमारा कर्व सरफेस हुआ, तो एक इसके थ्रू, एक इस वाले के थ्रू, ठीक है, और एक इस वाले के थ्रू। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक मान लेते हैं कि ऐसे कुछ है ना, इधर ले लिया हमने एक डीएस एलिमेंट, तो ये हमारा कर्व सरफेस के थ्रू हो गया, और एक बच्चों इधर कहीं ले लेंगे हम, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हमने ले लिया है एक एरिया वेक्टर, तो एक इधर, ठीक। तो 3 पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकेंड हुआ, और ये हम इस वाले एरिया को ले लेंगे थर्ड। तो 3 पार्ट में क्या होगा, ये हमारा इंटीग्रेशन टूटेगा, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम बात कर ले बच्चे की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साथ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमको एंगल चाहिए। तो जरा ध्यान दो कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही होगी क्या, रेडियली आउटवर्ड होगी ना। सेम इस तरह से भी बच्चों इधर भी रेडियली आउटवर्ड आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा और इस वाले सरफेस में यहां से भी मैं बात करूं तो इधर ही तो आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो जरा ध्यान दो कि
हमने आप मान लो कि यहाँ पे एक तुमने एरिया वेक्टर लिया था, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इधर डीएस वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए इसकी बात करें तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, है ना। इस कर्व सरफेस के थ्रू देखो इधर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है। इधर ही क्यों है कि ये हमारा एक चार्ज स्क्वायर है, तो ये इधर ही जाएगा ना, समझ पा रहे हो, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, ठीक, ऊपर थोड़ी जाएगा, है ना। तो इधर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और ये इधर, तो इधर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। थीटा हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम आते हैं अपने एलएचएस पे, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा फर्स्ट के थ्रू, फर्स्ट वाले सरफेस के थ्रू, इसको फर्स्ट मैंने माना हुआ है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन सेकेंड वाले के थ्रू, सेकेंड मतलब कर्व बच्चे, ठीक है, ई डीएस कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा थर्ड वाला सरफेस था। अब फटाफट आप सबकी वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले सरफेस के थ्रू कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। सेकेंड वाले के थ्रू कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, खत्म। यहाँ पे देखो 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ये कंपोनेंट बचा और ये एक कंपोनेंट बचा, तो हम लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ई डीएस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस, ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, सेम डिस्टेंस ये भी है, सेम डिस्टेंस ये भी है, क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्रिक है ना। जैसे यहाँ पे हमने एक हमारा एक सीक था, तो जितना इधर डिस्टेंस हुआ उतना इधर हुआ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे आएगी वही वाली यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ तो वो जाएगा बाहर, ठीक है। कहां सॉल्व करूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे फर्स्ट एंड सेकंड लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया है आपका, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, और ये हो गया आपका सेकंड ई डीएस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो गया कैंसल। चलिए देखो, अब इन दोनों के बीच में आएगा, तो आप लिख सकते हो कि ये आपका जो है वो इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डीएस का। अब जरा एक बात बताओ फटाफट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा बताओ इसका, आपने क्या माना हुआ है, इसका बताओ फटाफट, ए माना हुआ है ना, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही आएगा ना, क्या, हाँ एक सेकंड बच्चे, प्लस इधर भी तो है ई क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, तो इसका ए, इसका ए, तो ये हो गया ई ए प्लस ई ए, तो ये हो गया 2EA। इक्वेशन नंबर थर्ड बनाइए सर, बन गया। एलएचएस सॉल्व हो चुका है, आरएचएस की जगह पे, इसकी जगह पे सबकी वैल्यूज उठा करके पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का यूज करते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं ना क्या करता हूं, इस पार्ट को इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए इतना से अपना हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड कॉमा वी गेट, क्या मिलेगा भाई, देखो ई, ठीक है, ई नहीं 2EA इक्वल हो जाएगा, कितना है हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बच्चे ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट E इक्वल टू कितना हो गया, 2 इधर जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलो देखो कमाल की चीज मिली, सिलेंड्रिकल के आपके रेडियस से डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आने वाली है, ठीक है। सिग्मा आपका जो चार्ज डेंसिटी होगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन सक्सेसफुली
फिनिश होता है। और अब हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो।